यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस के यहाँ पर जो टेस्ट है दृष्टि आईएएस का, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर टेस्ट, जो पहला टेस्ट होगा दृष्टि आईएएस के यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए, ये आपका हिस्ट्री प्लस यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स जो होगा 2024 लास्ट, और यहाँ पर 25 का भी कुछ करंट अफेयर्स होगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन यहाँ से, ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर देख सकते हो। पहला है सूची को सूची 2 को मैच करना है, ताम्रपाषाण संस्कृति और वर्तमान स्थिति कहाँ पर इसकी है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला आहार बनाम संस्कृति, आहार बना संस्कृति, पहला क्या होगा, ये आहार बना संस्कृति आपको हो जाएगा यहाँ से, ये राजस्थान, तो यहाँ से पहला सही है। दूसरा जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, ये आपका ए का 1 है ना, और बी का 4, राइट। सी का कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति आपको हो जाएगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। सी का 3 मैच कर रहा है, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से, इसका ए यहाँ से करेक्ट होगा, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैच कर सकते हो, आगे और जो बचा है वो। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मध्यपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मध्यपाषाण काल की जो विशेषता होती है, ये हमारी सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग और शिकार संग्रह को कृषि की ओर यहाँ पर प्रवर्तित होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है इसके यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, पशुओं को पालतू बनाना और स्थायी जीवन की शुरुआत मध्यपाषाण युग की यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से है, ये इसकी सेकंड बात, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पशुओं को विशेष रूप से कुत्ते और जो मवेशी थे, इनको जो हमारा जो वर्चस्व था उसमें राजस्थान और आदमगढ़ के जो मध्य प्रदेश हैं उसमें ये मध्यपाषाण जैसे जो स्थल थे उसमें प्रमाण इसके साथ मिले थे कि यहाँ पर ये इनकी विशेषताएं देखी जाती थी। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो आंसर दूसरे का हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर इस प्रदेश में स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, यहाँ से ये स्थित नहीं है, जो ये कुंतासी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आलमगीरपुर है ये मेरठ में है, ठीक है, और आपका यहाँ से हुलास सहारनपुर जिला, राइट, और बरगांव ये आपको आ जाएगा सहारनपुर जिले में भी, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरे यहाँ पर कुंतासी जो है ये गुजरात के राजकोट में स्थित है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो गलत हो जाएगा। तो तीसरे का जो गलत है वो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सिंधु मोहरों की उपस्थिति और मेलुहा का उल्लेख करने वाले मेसोपोटामिया के ग्रंथों दोनों से यहाँ पर क्षेत्रों के बीच समुद्री व्यापार का सुझाव मिलता है। क्या होगा, पहला चौथे का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा, ये इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु मेसोपोटामिया के व्यापार के जो मजबूत हमारे पुरातात्विक साक्ष्य थे वो मिलते हैं, जिनमें मेसोपोटामिया के यहाँ पर पाई जाने वाली सिंधु मोहरें और यहाँ पर मेलुहा जो नामक यहाँ पर एक व्यापारिक क्षेत्र था वो भी संदर्भ में दिखाता है, ठीक है, जिसे अधिकांश यहाँ पर सिंधु घाटी के जो क्षेत्र था उसको जोड़ता था। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति जो है ये अर्थव्यवस्था को मानकीकृत वजन और माप की कमी को लेकर बड़ी चुनौती थी। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चर्ट से बने जो घनाकार ईंट थे, वाट थे, इनका उपयोग बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर किया जाता था, जो आर्थिक परिष्कार का प्रतीक होता था, ठीक है। यहाँ पर एक चुनौती नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर चौथे का हो जाएगा आपका, चौथे का केवल एक यहाँ से इसका स्टेटमेंट सही है, ए। 5वां, यजुर्वेद कितने प्रमुख हैं, यजुर्वेद के कितने प्रमुख भाग हैं, यहाँ पर बताना विभाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का ए, यहाँ पर 2 इसके यहाँ पर विभाग हैं, राइट। एक तो हमारा हो जाएगा यजुर्वेद के 2 हमारे जो विभाग होंगे इसमें से प्राथमिक पाठ का विभाग, एक तो पहला शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, राइट। शुक्ल यजुर्वेद में क्या होगा, इसमें वाजस्नेयी या मध्यवर्ती जो आपके जो कर्ण पाठ के साथ यहाँ पर दिखाया गया था, और ये जो कृष्ण वाले हैं कृष्ण यजुर्वेद में, इसमें जो तैत्तिरीय, कथक, मैत्रेयणी और कपि स्थल पाठ यहाँ पर शामिल किए गए। तो दोनों बातें आपको याद रखनी, 5वें का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह और जो विधवा विवाह प्रचलित था। छठा क्या होगा, छठे का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च वर्गों के बीच यहाँ पर बहुविवाह एक आम बात बन गई थी, और विधवा पुनर्विवाह था अभी भी कुछ संदर्भों में यहाँ पर सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया था, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अथर्ववेद में ऐसे श्लोक है जो लड़कियों के जन्म की यहाँ पर निंदा करते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि अथर्ववेद में जबकि अनुष्ठान और आकर्षण का भंडार है, कुछ पितृसत्तात्मक मानदंड को दर्शाता है। इसमें से भजन
यहाँ पर शामिल होगा। और एक लड़की के जन्म के यहाँ पर लेकर लड़के के जन्म की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। और ये कुछ वैदिक मान्यताओं को लेकर प्रचलित के लिए यहाँ पर पूर्वाग्रह को उजागर करता है। तो दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है। आंसर का होगा छठे का सी। क्वेश्चन 7वां, जैन धर्म के दो प्रमुख यहाँ पर जो बंदर संप्रदाय हैं उसके बारे में आपको विचार करना है। ठीक है, पहला दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि कपड़े सहित यहाँ पर पूर्ण त्याग के बिना मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात, श्वेतांबर संप्रदाय का कहना है कि वस्त्र पहनने वाले भिक्षु द्वारा भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जबकि वे अनासक्ति का अभ्यास करते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दूसरी ओर जो हमारे श्वेतांबर थे ये संप्रदाय सिखाते थे कि कपड़े पहनते समय सब जो हमारी समय की मुक्ति होती है वो प्राप्त होती है और बरसती कोई यहाँ पर सच्ची पराग या आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करे और ये बाहरी जो दिखावे उसमें आंतरिक त्याग पर जोर देता था। तो आंसर हमारा दोनों बातें सही है। आंसर 7वें का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां है, विनय पिटक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वाले के लिए नाम और नियम जो थे कानून वो शामिल होते थे। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात है। ठीक है, दूसरा, उल्लिखित नियमों के अनुसार एक भिक्षु बिना किसी प्रतिबंध के परिवार के निवास के जो भोजन है उसकी किसी भी मात्रा में स्वीकार कर सकता था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी ये गलत होगी क्योंकि यहाँ पर परिवार के निवास पर पहुँचने के लिए भिक्षु या वंचित या जो यहाँ पर 2 या 3 जो कटोरी केक या फिर पका हुआ जो अनाज है, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर भोजन स्वीकार करता था और 2 या 3 से अधिक कटोरे स्वीकार करने के लिए यहाँ पर स्वीकारोक्ति की आवश्यकता होती है। 2 या 3 कटोरे जो स्वीकार करने के लिए यहाँ पर निवास छोड़ने के बाद यहाँ पर भिक्षु को उन्हें अन्य भिक्षु के साथ यहाँ पर साझा करना चाहिए और उचित अभ्यास यहाँ पर माना जाना चाहिए। सेकंड यहाँ से गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबंध बोला था लगाने के, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से 8वें का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है यहाँ से, प्राचीन भारतीय जो यहाँ पर समाज है उसमें गृहपति किसे कहा जाता था। गृहपति किसे कहते थे, ये कहते थे परिवार और संसाधन को नियंत्रित करने वाला घर का मुखिया। सी, यहाँ से इसका 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह घरेलू संसाधनों का प्राथमिक मालिक भी होता था जैसे कि भूमि, मवेशी, धन और उत्पादन के जो उपकरण है उसको जो परिवार को आजीविका बनाए रखने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, केवल पारिवारिक और अधिकार से यहाँ पर जो गृहपति शब्द है इसको सामाजिक स्थिति में एक प्रतीक माना गया था और ये खासकर जो हमारे शहरी संदर्भ है इसको लेकर के यहाँ पर उपयोग को कभी कभी यहाँ पर जो धनी व्यवसायी है उसके लेकर कुलीन वर्ग में सदस्यों के रूप में वर्णन किए जाने का यहाँ पर प्रयोग करते थे इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी, यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, एक गृहपति की जो भूमिका होती है प्राचीन भारतीय समाज में ये संरचना के लिए एक केंद्र होती थी जिसमें कि यहाँ पर जो हमारी एक पदानुक्रम था उसके संचार का घरेलू प्राधिकरण के रूप में सामाजिक स्थिति को लेकर प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, तो कुछ बातें इसकी थी, याद रखनी है 9वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अग्रहार का सबसे अच्छा वर्णन में से कौन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का यहाँ से ये बी, ब्राह्मणों को दिया गया जो राजस्व है मुक्ति भूमि अनुदान। राइट, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में जो हमारा अग्रहार था ये एक राजा द्वारा ब्राह्मण को दी गई यहाँ पर भूमि के रूप में जो टुकड़े हैं उसको संदर्भित करता था। आमतौर पर राज्य को भूमि, राजस्व और अन्य करों को भुगतान करने के लिए पर दायित्व के बिना देते थे इसको। तो बी यहाँ से आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये भूमि अपने साथ स्थानीय निवासी को एकत्र करने का अधिकार भी दे सकते थे। ठीक है, जिससे क्या ब्राह्मणों को यहाँ पर आर्थिक लाभ और क्षेत्र में सामाजिक अधिकार दोनों मिलते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब बातें दोनों याद रखनी है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पर विचार करना है, महाजनपद और यहाँ पर राजधानी। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला है, इसमें बोल रहे गांधार। ठीक है, गांधार का क्या होगा, ये तक्षशिला, यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधार के जो प्राचीन राज्य है इसकी आधुनिक कश्मीर के बराबर क्षेत्र में शामिल था और काबुल घाटी विस्तारित था और इसकी यहाँ पर राजधानी तक्षशिला थी जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। वत्स क्या है ना, वत्स यहाँ पर हमारा साम्राज्य है, इसकी उत्पत्ति ऋग वैदिक काल से यहाँ पर हुई थी। माना जाता है कि ये कुरु जनजाति की एक शाखा थी जो हस्तिनापुर यहाँ पर चले गए थे और खुद कौशाम्बी के स्थापित किया था। वह राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्जापुर वर्तमान जिले में मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वत्स का हो जाएगा यहाँ से आपका जो वत्स है इसका हो जाएगा आपका बीका टू कौशाम्बी। ठीक है, मत्स्य, मत्स्य क्या है, राइट, जो मत्स्य हमारा हो जाएगा ये विराटनगर। मत्स्य क्या होगा, विराटनगर हो जाएगा इसका। आगे कुरु, कुरु क्या होगा, कुरु यहाँ से इसका हो जाएगा
हस्तिनापुर। कुरु कौरव सबसे प्राचीन हमारे प्रमुख जो इंडो आर्यन क्षेत्रीय जनजाति के रूप में यहाँ पर हस्तिनापुर में उनकी राजधानी के आसपास यहाँ पर केंद्रित क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक दिल्ली के आसपास का जो दोआब का क्षेत्र था वो मेल खाता था। ठीक है, तो यहाँ से हस्तिनापुर इसका से हो जाएगा। तो सामने से एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4 ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 12, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निगम शब्द को सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये एक बाजार शहर, ये व्यापार के जो शिल्प आधारित कामों को विकसित हुआ था। तो डी हमारे यहाँ से इसका 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत है उसके इतिहास के संदर्भ में पाली साहित्य के निगम शब्द का प्रयोग जो प्रमुखता है उसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो शहरी से जो बस्ती है उसको विशेषकर जो शहर के हमारे जो वाणिज्य क्षेत्र है उससे जोड़ने का वर्णन करता था। ठीक है, और अगली बात यहाँ पर है निगम जो है उन बाजारों को शहरों को संदर्भित करता था जहाँ माल की खरीद और बिक्री होती थी। ये बात याद रखना, जो हमारा निगम होता था ये उन यहाँ पर शहरों को संदर्भित करता था जहाँ पर बिक्री और खरीद होती थी। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर उनको संदर्भित करता था जहाँ पर खरीद होती थी, है ना, बिक्री नहीं, ऐसा करके बोलेगा तो गलत है। बिक्री खरीद दोनों यहाँ पर मानना है। ठीक है, कुछ विद्वानों का तर्क है कि निगम उन गाँवों से विकसित है जो मृदभांड और बढ़ईगिरी नामक यहाँ पर जो हमारे विशेष रूप से शिल्पकार थे उनको। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है, और एक्स्ट्रा बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। स्तंभ शिलालेख और सामग्री, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो पहला जो बोला है स्तंभ शिलालेख फर्स्ट है ना, स्तंभ शिलालेख फर्स्ट है, ये आपको हो जाएगा यहाँ से अशोक का लोगों की यहाँ पर सुरक्षा का सिद्धांत बताया गया था। ठीक है, आगे दूसरा है स्तंभ शिलालेख अशोक की धम्म नीति को लेकर बताता था। ठीक है, और क्या होगा अगला देखते हैं। स्तंभ शिलालेख 4 ये राजकों के कर्तव्य थे, और स्तंभ जो एडिक्ट 5 थे ये हमारे पशुओं और पक्षियों की सूची को लेकर यहाँ पर नहीं मारा जाना चाहिए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए स्टेटमेंट यहाँ से सही है 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी मौर्य काल के दौरान सुप्रसिद्ध प्रशासनिक नियंत्रण के साथ प्रमुख यहाँ पर प्रांतीय केंद्र थे। क्या होगा पहला स्टेटमेंट हमारा 14 है, इसके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, मौर्य साम्राज्य की भौगोलिक सीमा पूरी तरह से समान प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। सेकंड बात हमारी गलत है, क्योंकि मौर्य प्रशासन अत्यधिक एकीकृत था और केंद्रीकृत था और एक रूपता का लक्ष्य रखता था, जो व्यवहार और साम्राज्य के विशाल और विविध जो स्वरूप के कारण यहाँ पर स्थानीय विविधताएं और स्वायत्तता की कुछ मात्राएं विद्यमान होती थी। खासकर जो हमारे दूरस्थ और यहाँ पर जो नवजित क्षेत्र थे उसकी प्रशासनिक प्रणाली थी वो हर तरह से यहाँ पर एक समान नहीं होती थी। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है आंसर, ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, शक युग जो 78 ईस्वी से शुरू होता है और प्राचीन भारतीय सिक्कों के प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, वर्तमान में है का? ठीक है, वर्तमान में है, तो ये किसकी बात कर रहा है? वर्तमान में यहाँ पर ये भारतीय गणराज्य और आधिकारिक कैलेंडर में। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 16, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला वह चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन था जिसने बौद्ध पांडुलिपियां एकत्र की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का बी, फाहियान। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, फाहियान जो था चीनी बौद्ध तीर्थयात्री विद्वान, इसने जिसको यहाँ पर फाहियान भी कहा जाता था, लगभग 399 से 414 इसी के बीच यहाँ पर गुप्त शासक जो थे उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो यहाँ से 20 का स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत उनकी जो प्रमुख गतिविधियाँ थी बौद्ध पांडुलिपि को एकत्र करना और बौद्ध विहारों को अध्ययन करना, ये शामिल था। ठीक है, ह्वेनसांग के विपरीत उनकी यात्राएं मुख्यतः यहाँ पर उत्तर और मध्य भारत तक यहाँ पर ही सीमित थी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। तो जो देखो जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहते हैं इसके बताता हूँ पॉइंट, वो भी आपको यहाँ से एक A4 पेपर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहना है। अगर आपको यहाँ से नहीं आते हैं पॉइंट तो उसी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 16 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 17, प्राचीन भारत में गुप्त वंश बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्हें कहा जाता था क्या? जिन्हें कहा जाता था 17 में ये सी दीनार। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सिक्के जो कुषाण परंपरा से प्रेरित थे और अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे, और ये एक ओर यहाँ पर शासक सम्राट और दूसरी ओर यहाँ पर देवी की आकृति भी अंकित होती थी। सोने के सिक्कों की प्रचुरता इस युग की स्वर्ण वर्षा की यहाँ पर उपाधि दिलाई गई थी, और जो यहाँ पर साम्राज्य की जो समृद्धि है उसको दर्शाती है। क्वेश्चन 18, हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को नर्मदा की नदी किनारे पर हराकर रोकने के श्रेय किस शासक को यहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ से बी स्टेटमेंट, पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है,
क्वेश्चन 19 फिर से मैच करना है। भूमि का प्रकार और क्षेत्र विवरण दे रखा है, ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये होगा, ए का आपका हो जाएगा, बोल रहा है कि कुरुंजी, है ना। कुरुंजी क्या होगा, कुरुंजी का हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। मूल्य का क्या होगा, मूल्य का आपको हो जाएगा इसका देहाती वन क्षेत्र। मरुदम, मरुदम आपको हो जाएगा यहाँ से कृषि भूमि, और नेथल आपको हो जाएगा तटीय क्षेत्र। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 19 का डी यहाँ से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची को सूची 2 को फिर से यहाँ से मैच करना है। शासक और उसके शासनकाल की अवधि दे रखा है, ठीक है, मैच करते हैं इसको। यहाँ से 20 नंबर है। इसमें देखो पहला यहाँ से हो जाएगा आदित्य वर्मन, ठीक है। आदित्य वर्मन यहाँ से होगा इसका, ये 871 से 906। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम जो है ये 985 से 714, ठीक है, सॉरी 985 से 714 ऊपर है। राजेंद्र प्रथम हो जाएगा ये 1014 से 1044। और तो कुंतोलुक प्रथम, ठीक है, ये आपका हो जाएंगे यहाँ से जो बचे ये हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से ए करेक्ट है। 21, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पांड्य शासक किसी भी युद्ध के चेहरों को पराजित करने के कभी सफल नहीं हो सके थे। पहला क्या होगा, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अरिकेसरी जो हमारे वर्मन थे उन्होंने एक प्रमुख पांड्य राजा जिन्हें चेराव जो थे उसके कई विजयों के लिए यहाँ पर जनाता था, जिसमें शासक को बंदी बनाना और यहाँ पर ये शामिल था, ठीक है। उनको पराजित करने में कभी सफल नहीं हुई, गलत हो जाएगा। इस पांडवंश के अंतिम शासक मारवर्मन राजसिंह तृतीय और चोल राजा परंतक प्रथम का यहाँ पर द्वारा पराजित किए गए थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 21 का आंसर सही पूछा तो बी। 22, महावीर अन्य जो तीर्थंकर थे उसके जीवन का वर्णन करने वाला जो कल्पसूत्र था किसके द्वारा पर लिखा गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 22 का आंसर यहाँ से भद्रबहु, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल्पसूत्र जो हमारा है जैन धर्म विशेष रूप से श्वेतांबर संप्रदाय के लिए यहाँ पर विशेष जो है रूप में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। इसमें महावीर और अन्य तीर्थंकर का जीवन जो थे वृत्तांत होता था, जिसे क्या पुरुषण वर्ष पर्व के दौरान यहाँ पर इसे पारंपरिक रूप से यहाँ पर पढ़ा माना जाता था, ठीक है। यह आचार भद्रबाहु द्वारा रचित था, जो 4वीं शताब्दी से पूर्व पर लगभग अंतिम श्रुत के बली था उस ग्रंथों के महत्वपूर्ण ज्ञान के धारक माने जाते थे, ठीक है। इस ग्रंथ में मठवासी अनुशासन के नियम जो थे वो प्रारंभिक जैन नेताओं के यहाँ पर विवरण को दिखाते थे। तो आंसर हमारा 22 का। 23, गुप्त काल में गैर कृषि भूमि के लिए समांतर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, जिसका प्रयोग करते थे खेल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा बी, यहाँ से 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं 24, 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई यहाँ पर जो हैंड स्पेस की लड़ाई थी किस भारतीय शासक के सिकंदर के मान के बीच हुई थी। करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा बी, ये पोरस, ठीक है। हैंड स्पेस की लड़ाई जो थी ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच यहाँ पर झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी, ठीक है। हार के बावजूद जो पोरस था उसने अपनी वीरता से सिकंदर को प्रभावित किया और उससे फिर भी यहाँ पर एक सहस्त्र जो गवर्नर था उसके रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था, राइट। तो आंसर यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा 24 का। आगे देखते हैं 25 नंबर। हर्षवर्धन से संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हर्ष ने सहिष्णु और धार्मिक नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेगा ये करेक्ट है। दूसरा, यद्यपि शुरू में वह शैव मत का अनुयायी था, बाद में वह महायान धर्म का यहाँ पर बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ पर करेक्ट है। दोनों बातें क्या हर्षवर्धन के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। ये व्यक्तिगत जो धार्मिक झुकाव था उसके बावजूद हर्ष ने सभी जो धर्म थे उसके प्रति सम्मान बनाए रखा और अपने राज्य में धार्मिक जो सद्भाव था उसकी भावना को भी प्रोत्साहित किया था। तो आंसर सी यहाँ से 25 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 नंबर। बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षणिकवाद का सिद्धांत कहता है कि सभी तत्व क्षणिक, सापेक्ष और परस्पर निर्भर होते हैं। पहला क्या होगा, 26 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही बात बोल रहा है। दूसरी बात यहां से अनंतता का सिद्धांत स्थायी और अपरिवर्तनीय आत्मा की धारणा को स्वीकार करता है, ठीक है, यह भी बात सही है, क्योंकि हमारा जो अनंतता का सिद्धांत है ये तर्क देता है कि स्वयं आत्मा कोई यहां पर स्थिर तत्व नहीं है,
बल्कि बदले हुए यहाँ पर जो भौतिक और मानसिक घटक है उसका संयोजन है। ये एक इन समूह को परे से जो शाश्वत आत्मा या सार है अस्तित्व उसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट है। 26 का क्या हो जाएगा? सी। 27 नंबर, सोचिएगा सूची दो को मैच करना है, वैदिक नाम आधुनिक नाम। ठीक है, देखते हैं इसको 27 को। पहला सिंधु, क्या होगा? इंडस, सही है हमारा। ठीक है, प्राचीन काल में हमारा जो आधुनिक नदी है उनके नाम इस प्रकार। सिंधु आपका सबसे जो प्रमुख नदी थी उसका उल्लेख ऋग्वेद में यहाँ पर मिलता है और इसे आधुनिक सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको जो इंडस होगा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला ऐसे होगा वितस्ता झेलम, ये भी हमारा करेक्ट है। वितस्ता ऋग्वेद और निरुक्त उल्लेख में यहाँ पर झेलम का प्राचीन नाम है। ठीक है, अस्कनी चिनाब, ठीक है, अस्कनी क्या होगा? चिनाब, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। अगला विपासा या विपास, ये व्यास, ये व्यास इसका करेक्ट है, जिसे विपासा या विपास भी कहते हैं, जो पंजाब की 5 नदियों में से एक व्यास की नदी का नाम भी है। तो यहाँ से हमारा, और ये ऋग्वैदिक मंत्रों से मिलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 27 का ये यहाँ से सही हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है, बंदरगाह और यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। 28 में पहला सोपारा, ये पश्चिमी तट था इसका। सोपारा क्या था? पश्चिमी तट, यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह जो अपने व्यापारिक गतिविधियों और बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध था। सही हो गया। ताम्रलिप्ति, ये बंगाल तट, ये भी आपका सही मैच कर रहा है। बंगाल तट हमारे प्राचीन भारतीय मध्यकालीन काल में समर्थ एक पूर्वी बंदरगाह था। ठीक है, किलौन आपका हो जाएगा मालाबार तट, ये भी आपका सही मैच कर रहा है सामने। ये भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नागपट्टनम, ये कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट दक्षिण जो पूर्वी तट है उसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री को विशेष रूप से बढ़ावा दिया था। तो आंसर हो जाएगा 28 का सी। 29, पाल वंश के सांस्कृतिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पाल कला शैली ने नेपाली और जो यहाँ पर तिब्बती है बौद्ध कला पर गहरा प्रभाव डाला था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पाल वंश ने संस्कृत की कड़ाई से विरोध किया और केवल पाली एवं प्राकृत भाषा को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया था। सेकंड बात गलत, क्योंकि पाल वंश पाली प्राकृत के साथ साथ संस्कृत के भी महान संरक्षक थे और विक्रमशिला नालंदा की जो ग्रंथ है वो जैसे बौद्ध यहाँ पर जो ग्रंथों की रचना केवल स्थायी भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत में भी यहाँ पर की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक यहाँ से सही है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 29 का। 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुलाम वंश के दौरान 40 ए तुर्कान चहलगानी शब्द की सही यहाँ पर व्याख्या करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से ये ए, सुल्तान को सलाह देने वाले 40 प्रतिष्ठित जो तुर्क कुलीन है उसका समूह होता था। तो ए यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कुलीनों के पास सैन्य और प्रशासनिक शक्तियाँ थीं और वे सल्तनत के यहाँ पर जो सल्तनत थे उसके शासन में उत्तराधिकार और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे और समय के साथ साथ इन समूह में स्वतंत्र सत्ता का भी जो दावा करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या सुल्तान केंद्रीय अधिकार यहाँ पर खतरे में पहुंच गया था। ठीक है, तो याद रखना ये सब बातें। 31, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह मुख्यतः रणनीतिक नगर कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के मध्य यहाँ पर हुआ था। ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के नियंत्रण के लिए यहाँ पर, जिसे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक मानते थे। दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 32 है, निम्नलिखित यहाँ पर शासक है उसमें किसे मध्ययुगीन काल है उसके दौरान उत्तर भारत में तुर्की विजय को स्थायित्व यहाँ पर प्रदान करने वाला वास्तविक जो सशक्तिकर्ता था किसे माना जाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी, इल्तुतमिश। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ और स्थिर करने हेतु यहाँ पर एक निर्णायक प्रयास किया था। ठीक है, उसने विद्रोह को कुचला और मंगोलों के आक्रमण के विफल यहाँ पर किया था और दिल्ली की यहाँ पर राजधानी घोषित किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने यहाँ पर संगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी, इक्तदारी व्यवस्था यहाँ पर थी प्रारंभ की तथा यहाँ पर स्थायी सेना का भी गठन किया था। 33, युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की तुलना में तुर्क सेनाएं अधिक प्रभावशाली क्यों थी? है ना, देखो क्यों प्रभावशाली थी, क्योंकि यहाँ पर उनकी जनजातीय संरचना और इक्तदारी प्रणाली से संगठित गतिशील सेनाओं के समर्थ बनाया जाता था। तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही भारतीय राज्य के जो हमारे सामंती जो थे वो विखंडन से ग्रस्त होते थे और वहाँ
जो हमारी स्थानीय जो सरदार थे उन पर निर्भरता अधिक थी और यहाँ पर युद्धोपरांत वहाँ पर तितर बितर हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पर जो भारतीय सेनाएं थी वो तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित सिद्ध हुई थी। तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 34 अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रहा है। बलवर ने सिजादा और पैगोस जैसी दरबारी प्रथाओं की शुरुआत की थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, उसका उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को बढ़ावा देना था। ठीक है, सेकंड बात भी हमारे यहाँ इसकी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करा है, स्पष्टीकरण। राइट, ये प्रथा जो हमारा पारंपरिक रूप से फारसी और इसका फारसी में हुई थी और इनका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो सुल्तान थे ईश्वर दत्त प्रतिनिधित्व यहाँ पर रूप में इसमें इनको देखना और सामंतों के दरबारियों के रूप में उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है, इस तरह की प्रथाएं शुरुआत बलवन ने राजशाही वर्चस्व के अनुशासन को लेकर यहाँ पर शिष्टाचार और दृढ़ विश्वास को लेकर प्रतिबिंबित किया था। ठीक है, तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका 34 का ए। 35 है, पानीपत का प्रथम युद्ध को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पर इसने लोधी शक्ति को अंत कर बाबर के जो उत्तर भारत उसको यहाँ पर द्वार खोल दिए थे। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और जो आगरा है उसका नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, जिससे क्या इब्राहिम लोदी द्वारा संगठित बाजार अपने जो अपार हैं उस तक यहाँ पर पहुँच गई थी, जिससे क्या उसकी आर्थिक कठिनाइयों का समाप्त हो गई थी। तो 35 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 36, जब हुमायूं ने आगरा में राजगद्दी संभाली तो उस समय निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के अधीन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 में यहाँ से ये थे, एक तो काबुल, कंधार और यहाँ पर खतखसा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 36 का डी सही आंसर है। 37, मध्यकाल में चीन के साथ फिर से प्रारंभ हुए व्यापार के कारण बंगाल में कौन सा बंदरगाह समृद्ध हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ से ये ए, यहाँ से चटगांव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से 38 नंबर क्वेश्चन है, राणा सांगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला यहाँ से इसमें बोले उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध या राजपूत संघ का नेतृत्व किया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, बात सही है। दूसरा, उन्होंने बाबर को लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत आमंत्रित किया था, ये भी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, एक बड़ी सेना के बावजूद भी उन्हें बाबर से पराजय का सामना करना पड़ा था। तीसरा सही है नहीं, आपको सोचना है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा 38 का, ये भी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो 38 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 39, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए इंसा का प्राथमिक कार्य क्या था? दीवान ए इंसा का जो प्राथमिक कार्य था ये था यहाँ से कि जो हमारी शाही पत्राचार थी उनका प्रारूप तैयार करना और संचार को यहाँ पर बनाए रखना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान यहाँ पर शाही पत्राचार एक प्रमुख विभाग होता था। राइट, ये इसका नेतृत्व जो हमारा दबीर था इसने किया था और इसकी मुख्य जिम्मेदारी जो यहाँ पर मैंने बताई वो जिम्मेदारी इसकी होती थी और इस विभाग के संचार के जो आधिकारिक चैनल थे उसके रूप में यहाँ पर इसे काम करता था। ठीक है, तो आंसर इसका जो रहेगा सी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था इसका? देखो, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था इसकी शुरुआत यहाँ पर अकबर द्वारा यहाँ पर कब की गई थी? 1571 में। पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसके मुगल साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि सैन्य प्रशासन का केंद्रीकरण करना और सम्राट की सेना को स्थायी और प्रभावशाली के रूप में से संचालित करना। ठीक है, यह प्रथा हमारे मध्य एशियाई और मॉडल से प्रेरित थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में यहाँ पर जो विशिष्ट रूप है उसमें अनुकूलित थी। इस प्रथा के तहत इसके अंतर्गत समान सैनिक और ऊपर इसके जो प्रत्येक अधिकारी थे उनसे मनसबदार यहाँ पर कहा जाता था, उसे एक विशिष्ट मनसब या रैंक प्रदान की जाती थी जो उसके वेतन द्वारा यहाँ पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो सेना थी उसकी संख्या में निर्धारित करता था। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा इसका 40 का बी यहाँ से करेक्ट है। 41, मध्यकालीन भारत में रुपया नामक मानक चांदी का सिक्का की शुरुआत किसके द्वारा पर की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये शुरुआत की गई थी शेरशाह सूरी। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान जो सभ्यता थी वो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इसको 42 में। यहाँ से 3 बातें, एक तो देखो पहला यहाँ पे बोला है बैराम खान। ठीक है, पहला हमारा से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। बैराम खान ने युवा सम्राट अकबर की ओर से मुगल सेना के जो हमारी रीजेंट थे और यहाँ पर कमांडर चीफ उसके रूप में काम किया था, जो उस समय केवल 13 वर्ष के हो गया था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होगा। हेमू यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, क्योंकि हेमी जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ये आदिल शाह सूरी के नेतृत्व में सूर साम्राज्य के अधीन यहाँ पर हिंदू जनरल
और यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, और दिल्ली और आगरा की जो इलाके हैं उस पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर स्वयं को राजा यहाँ पर घोषित किया था। ये भी बात सही है। तीसरा, आदिल शाह। आदिल शाह, तीसरा स्टेटमेंट हमारे से ये गलत है, क्योंकि आदिल शाह मुगलों का सहयोगी नहीं था, बल्कि उसे हेमू के जो मुगल हमारे प्रभाव से उसको चुनौती देने के लिए भारत में अफगान का प्रभुत्व बना रखने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक, गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, 1 और 2, आंसर 42 का ए। 43, 43 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल के संबंध में आपको विचार करना है। उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उस औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंच गया था, जो दक्कन के क्षेत्र के यहाँ पर लगभग संपूर्ण जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ तक फैला हुआ था। इसने किसी भी मुगल शासक के अधीन साम्राज्य के अधिकतम भौगोलिक विस्तार को चिन्हित किया था। उसके शासन में सिखों और जो हमारे सतनामी थे उस पर क्षेत्रीय विद्रोह देखा गया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें क्या 43 की करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से सही पूछा है तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 44, मध्यकालीन भारत में राजपूत वंश के संबंध में बताना कि कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं कर रहा है 44 में, इसका आंसर हो जाएगा बी, कछुआ उदयपुर। ठीक है, कछुआ जो थे ये हमारे राजपूत की मूल राजधानी आमेर थी, जो राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है, और बाद में उन्होंने राजधानी जयपुर स्थानांतरित कर दी थी। तो ये हमारे इसका गलत है, बाकी आपके तीनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 45, अकबर के अधीन मुख्य दीवाने कुल जो था मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी, ये शाही खजाने और खातों का पर्यवेक्षण के लिए पर जिम्मेदारी था। ठीक है, बी हो क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका 45 का बी सही है। दीवान कुल का प्राथमिक हमारा जो कर्तव्य होता था, ये जो हमारे शाही खजाने थे उसकी देखरेख और सभी खातों का सत्यापन करना तथा उन्हें वित्तीय अभिलेख को उचित रख रखाव के सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व के दुरुपयोग की यहाँ पर जांच करना। ठीक है, ये यहाँ पे सही होगा। जो हमारा दीवाने साम्राज्य के मुख्य जो हमारे वित्तीय अधिकारी थे उसके रूप में भी कार्य किया था, और अकबर की राजस्व नीति को भी यहाँ पर लागू करने की मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आंसर हो जाएगा 45 का पी यहाँ से करेक्ट है। 46, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था कौन? करेक्ट आंसर होगा 46 का आंसर सी, मीर मिर्जा गियास इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार मीर मिर्जा जो गियास थे, जो एक फारसी वास्तुकार थे, जिन्हें एक स्मारकी संरचना को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर हुमायूं की जो विधवा महारानी थी जो बेगम, उसके द्वारा पर नियुक्त किया गया था। तो आंसर यहाँ से 46 का सी। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन संत भक्ति जो है उसके निर्गुण की परंपरा से जुड़े हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आंसर आपका बी, संत कबीर और यहाँ पर नानक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 48, औरंगजेब की वर्ष 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक परिणाम से क्या हुए थे? इसके जो राजनीतिक परिणाम थे ये हुए थे, मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र यहाँ पर इसे सफल रहे थे। तो क्या होगा? बी यहाँ से 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मुगल दरबार में शामिल हुआ था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी, मीर सैयद अली और अब्द उल समद। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं जब वन निर्वासन के दौरान जो फारस ईरान में था तो वहाँ की चित्रकला परंपरा से प्रभावित हुआ था। उसने भारत लौटने पर 2 प्रसिद्ध फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्द उल समद है इसको अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ठीक है, इन कलाकारों ने मुगल चित्रकला की नींव रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर अकबर के शासनकाल में उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इनकी उपस्थिति भारतीय लघु चित्रकला की दिशा में बदल दिया था और यहाँ पर विशिष्ट मुगल शैली का विकास किया था। आंसर 49 का बी सही हो जाएगा। 50 नंबर, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता स्थिति थी क्या? है ना, इनकी जो हमारी सत्ता की स्थिति थी ये दक्कन शासकों के कारण कमजोर हुई थी। बी क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उनकी राजनीतिक चालें और व्यक्तिगत लक्ष्य दक्कन के जो राज्य थे उनके एकजुट मोर्चे को गठन को लेकर बाधा बने, जो मुगल साम्राज्य के लिए यहाँ पर एक मजबूत चुनौती पेश कर सकते थे। ठीक है, 51, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक जो शहर थे उसके शहरों के संस्थापक और उनके यहाँ पर कौन से सम्मिलित नहीं कर रहा था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सी, दीनपना। क्या होगा? जहांगीर। जी यहाँ से इसका गलत, दीनपना की स्थापना हुमायूं ने की थी, जहांगीर ने नहीं। यह मुगल काल के जो दौरान निर्मित दिल्ली का 6 शहरों में से एक यहाँ पर था। 52, 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ से सी, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि
65 में औरंगजेब के आदेश पर मराठा जो शासक थे और शिवाजी के मुगलों के बीच यहाँ पर हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। ठीक है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये मुख्य रूप से मराठों द्वारा लगाए जाने वाले चौथ एवं सरदेश मुखी अनुपात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का आंसर ये चौथ 1/4 सरदेश मुखी 1/10, यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मराठा राजस्व में जो चौथ और सरदेश मुखी थे मुख्य रूप से मुगल क्षेत्र या अन्य जो हमारे गैर मराठा क्षेत्र थे उससे प्राप्त की जाने वाली एक कर प्रणाली थी। चौथ हमारा मुगलों करों को लेकर 1/4 हिस्सा होता था। ठीक है। और जबकि सरदेश मुखी 1/10 ऊपर यहाँ पर लगाया जाने वाला 1/10वां हिस्सा होता था। तो क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 54 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का आंसर डी महमूद खिलजी। ठीक है। तो हमारा जो इसमें 54 का आंसर होगा, भारत में चिश्ती समुदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद यहाँ पर 1206 में अजमेर चले गए थे। ठीक है। और 1225 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु के बाद उनकी कब्र तीर्थ स्थल बन गई थी और वह मोहम्मद तुगलक की दरगाह का यहाँ पर दौरा किया था, जिसकी उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ गई थी जिससे। ठीक है। उसके बाद 15वीं शताब्दी में मालवा के जो महमूद खिलजी थे उनकी जो दरगाह के स्थान पर यहाँ पर एक मस्जिद और गुंबद बनाने की पहल की थी। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 यहाँ से जैनुल आबिदीन। ठीक है। जैनुल आबिदीन कश्मीर में सिकंदर शाह की नीतियों को लेकर उलटने में क्या यहाँ पर कार्रवाई की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का निर्वासित हिंदुओं को वापस बुलाया और पदों के यहाँ पर पेशकश की। सी यहाँ से क्या होगा? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड था कितना था? 1420 से 1470। आगे देखते हैं जो हमारे कश्मीर के मानतम शासक थे उसमें से एक माने जाते थे। 55 का सी। 55 का सी। 56 सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी राज विनोद के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है यहाँ से 56 का सी उदय राज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 57 महेंद्र सूरी जिन्होंने खगोलीय उपकरण यंत्रज्ञ का विकास किया और किस शासक के अधीन दरबारी खगोल शास्त्री के रूप में काम करते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का बी फिरोज शाह, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रसिद्ध दरबारी और खगोल शास्त्री थे। वे ऐतिहासिक रूप में यंत्रज्ञ नामक एक खगोलीय उपकरण का विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। वे मध्यकालीन भारत में खगोल विज्ञान और उपकरणीय निर्माता के लिए यहाँ पर उन्नत समझे जाते थे, उनको उन्नत यहाँ पर दर्शाया जाता था। बी यहाँ से करेक्ट होगा 57। 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणों के परिणाम को सर्वाधिक सटीक रूप बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से सी मंगोलों की निर्णायक हार के जो हुई उसके भारी क्षति उठानी पड़ी थी, यहाँ से सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 59 महमूद गवा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर यहाँ पर विजय प्राप्त की गई थी? तो पहला बोला इसमें विजयनगर क्षेत्र में कांची। ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। पश्चिमी तट पर गोवा, ये भी हमारा करेक्ट है। कोकण और मालाबार क्षेत्र, ये हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा वाला है पश्चिमी तट, उन्होंने गोवा और जो दाभोल पर इस पर अधिकार कर लिया था, जो व्यापार समुद्री नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है। और हालांकि दिए गए संदर्भ में ऐतिहासिक कोई संदर्भ ऐसा नहीं बताएगी कि उन्होंने कोकण और मालाबार के क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त की थी, जो दक्षिण में स्थित अलग अलग तटीय क्षेत्र थे। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 59 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60 यहाँ से निम्नलिखित यात्रियों को उसके जो विजयनगर साम्राज्य उसके अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया था? किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का बी डोमिंगो पेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 मध्य पाषाण काल जो गुफा है उसकी चित्रकला के संबंध में आपको विचार करना है। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकला मुख्यतः लाल रंग का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उत्तर पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में चित्रकला का आकार बड़ा हो गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी ये गलत होगी, क्योंकि चित्रकला का आकार उत्तर पूरा पाषाण युग की तुलना में छोटा हो गया था, ना कि बड़ा। तो ये गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट। तो ए यहाँ से 61 का आंसर होगा। 62 भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के संबंध में विचार करना है। भीमबेटका की अधिकांश चित्रकलाएं मध्य पाषाण युग की हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, भीमबेटका विंध्याचल पर्वतमाला में भोपाल के दक्षिण में स्थित है और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे यहाँ से उसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63
अजंता की गुफा जो नंबर यहाँ पर 9 है और 10 इसमें भित्ति चित्र किस युग से संबंधित हैं? जो भित्ति चित्र है ये संबंधित है सुंग युग से, सुंग टाइम से, सुंग काल से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 64 में बोला कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से नहीं सुमेल कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बाबर मुगल वंश वृक्ष चित्रण के लिए बीहजाद का संरक्षण दिया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसको जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, हुमायूं फारसी के प्रभाव की शुरुआत और सचित्र एल्बम को प्रोत्साहन दिया था, ये भी बात यहाँ पर सही है। तीसरी बात, शाहजहां अमूर्त चित्र जो कला है उसमें इस्लामी सुलेख को प्रोत्साहित किया और यूरोपीय प्रभाव को सख्ती से समाप्त किया था। सी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से जो हमारा है शाहजहां, ये गलत होगा क्योंकि अपन का कहना यहाँ पर गलत है, क्योंकि शाहजहां केवल अमूर्त चित्रकला और इस्लामिक कैलीग्राफी को था उसको प्रोत्साहित किया था। ठीक है, यहाँ पर जो बोला यूरोपीय को सख्ती से समाप्त किया, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा, सी वाला। ठीक है, ये यथार्थवादी चित्र स्वर्ण रजत का प्रयोग करके, चमकीले रंगों का यहाँ पर प्रयोग करके शांत चित्रों को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। डी, जहांगीर प्राकृतिक विषयों के साथ चित्रकला के लिए चरमोत्कर्ष तक पहुंचा, ये भी सही है। ये सी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, जो गलत पूछा है यहाँ से। 65, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। कलश, ठीक है, 65 नंबर है ना, देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो कलश है, कलश आपका शिखर या मंदिर शिखर पर रखा जाने वाला एक चौड़े मुंह वाला सजावटी घड़ा होता था। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? इसका हो जाएगा एक घड़ा होता था, सजावटी घड़ा। एकट्टू, छात्र क्या होता था? छात्र यहाँ से हो जाएगा स्तूप के लिए शीर्ष पर स्थित छत्राकार संरचना। ठीक है, ये हो गया। चैत्य क्या था? चैत्य वह जो हमारा बौद्ध धर्म था उसमें पूजा स्थल के लिए पर एक छोर स्तूप होता था जो ये सामूहिक उपासना के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो एक पूजा का स्थान मान सकते हो। और अंड क्या था? अंड यहाँ पर स्तूप का एक अर्धगोलाकार गुंबद जो बुद्ध के यहाँ पर अवशेषों को ढकने के लिए यहाँ पर मृदा के टीले का प्रतीक होता था। तो ये जो सब एक दूसरे मैच मैंने कर दिए, जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, आंसर 65 का होगा आपका यहाँ से जो मैच कर रहा है, ये हो जाएगा 65 का ए नंबर यहाँ से। ये 66, मोढेरा का सूर्य मंदिर किसके दौरान पर बनवाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का यहाँ से ये बनवाया गया था राजा भीम जो प्रथम। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर यहाँ पे था जो 11वीं शताब्दी में शुरुआत में बनवाया गया था। यह मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीम द्वारा प्रथम उनके दौरान पर 1026 में क्या किया था? बनवाया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट है। सोलंकी वंश चालुक्य वंश की एक शाखा थी, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है 67, तंजावुर के वज्रेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा सही होगा? देखो इसमें जो हमारा सही स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, इसे राज चोल द्वारा बनवाया गया था और अपने जो ऊंचे विमान है उसको एक आकाश में शिखर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सी यहाँ से हमारा जो है 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक स्तंभ और एकेमेनियन स्तंभ दोनों एकास्म पत्थर के बने थे और संरचना थी तथा पर विभिन्न अलंकरण से सुसज्जित थे। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 68 का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एकेमेनियन जो फारसी स्तंभ है उसके लिए विपरीत यहाँ पर अनेक पत्थरों को जोड़कर बनाए गए थे, इसके अपोजिट है ये, वे एकास्म नहीं थे, तो गलत हो गया। दूसरी बात, मौर्यकालीन स्तंभ की सतह समांतर चिकनी होती, जबकि यहाँ पर फारसी स्तंभ की यहाँ पर धारियाँ रेखांकित उकेरी जाती थी, उभरी हुई होती थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर 68 का सही पूछा है तो बी। 69, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी में मानव आकृति की टेराकोटा मृतिका जो मूर्तियाँ कांस्य के पत्थरों की मूर्तियों की तुलना में अधिक यथार्थवादी परिष्कृत थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा की मूर्तियाँ विशेष रूप से मातृ देवी की अपेक्षाकृत कम परिष्कृत और अधिक साधारण यहाँ पर होती थी। ठीक, गलत हो गया, बोला जी अधिक परिष्कृत होती थी। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था, परंतु इससे बने हुई मोहरों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सेकंड हमारे को सेकंड भी गलत, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा की जो मोहरें हैं स्ट्रीट लाइट से बनी और फिर भी यहाँ पर टेराकोटा से बनी मोहरें यहाँ पर मिली थी, और साथ ही यहाँ पर गोमेद, चट, तांबा, फ्यांस, स्वर्ण, ये सब यहाँ पर इसमें सामग्री की मोहरें पाई गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं। पूछा कौन सा सही है तो कोई नहीं है, ना तो एक नहीं दो। 70 नंबर है, डांसिंग गर्ल
कि प्रसिद्ध तांबे की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर खोजी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का आंसर डी, ये मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईस्वी पूर्व को लेकर यहाँ पर जो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल थी, इसकी मूर्ति यहाँ पर खोजी गई थी। ठीक है, और ये मूर्ति जो थी मोहनजोदड़ो में वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है, ये प्राप्त हुई थी वहाँ से। राइट, ये मूर्ति 1926 में पुरातत्व जो हमारे अर्नेस्ट मैके थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। यह करती 10.5 सेंटीमीटर की थी, मतलब 4.1 इंच लंबी। राइट, इसमें युवा एक लड़की थी जो आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में दिखाया गया था जिसको, और एक भुजा मतलब छोटी उसकी कमर पर और एक उसके नीचे लटक रही, जो यहाँ पर तय मतलब लय और गति के रूप में इसको दिखा रहा था। ठीक है, डांसिंग गर्ल के रूप में संदर्भित कर रहा था इसको। राइट, ये जो हमारी लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी थी, मोठ की ढलाई जिसको बोलते हैं, उसके दौरान पर ये बनाई गई थी, जो सिंध सभ्यता की धातु की और तकनीकी को बताता है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी 2025 में पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो अगर आपने दिया होगा तो क्वेश्चन, तो आंसर हमारा हो जाएगा 70 का डी। आगे 71 है, निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 के आंसर डी स्टेटमेंट, भोपाल। ठीक है, ये इसका चौथा संस्करण था, ये भी याद रखना है। 72, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 72 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा हमारा ये करेक्ट है। नागालैंड की राज्य सरकार ने बीमा योजना को लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बातें सही हैं, 72 का ए सही है। 73, पहला बेमेस्टिक जो यहाँ पर जो बिजनेस समिट था 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सी, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में यहाँ पर जो ये समिट था आयोजित किया गया था, ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय MA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसके द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें देशों में हमारे जो डोमेस्टिक है इसका जो देश है इसका उद्देश्य था कि जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग उसको बढ़ावा देना। राइट, तो आंसर हमारा सी करेक्ट है। 74, पेरिस समझौते जो था पेरिस ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ठीक है, सही पूछा है, देखो यहाँ पे मनु भाकर एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात है एकदम। राइट, दूसरी बात यहाँ से भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी के 4 पदक जीते, जो किसी भी ओलंपिक खेलों में खेल की सर्वोच्चता को दिखाता है या सर्वोच्च संख्या है। ये हमारा गलत है क्योंकि भारत निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जो ओलंपिक इस खेल में सबसे अब तक का सर्वोच्च पदक था। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये स्वप्निल कुसाले ने भारत में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन जो कैटेगरी को लेकर अपना पहला ओलंपिक पदक अर्जित किया था। यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो ओनली 1 बी, यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 74 का। 75 देखते हैं। 75 यहाँ से हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने नैतिक उल्लंघन के लिए अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का बी, थाईलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऐतिहासिक जो फैसले में थाईलैंड ने संवैधानिक न्यायालय की नैतिक कदाचार के आरोपों में प्रधानमंत्री को यहाँ पर सेवा से जो बर्खास्त किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ से देखो 75 क्वेश्चन थे जो दृष्टि के मैंने आपको करा दिए। यूपीपीसीएस का यहाँ पर पेपर है इसका। ठीक है, पहला नंबर पेपर है, इसके 75 क्वेश्चन पूरे हो गए। 75 जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको यहाँ से कल कराऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे जितने भी पेपर अभी हैं वो मैं आपको एक एक करके रोज कराता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो जो और भी पेपर थे मैंने आपको वो भी करा दिए। राइट, और भी यहाँ पर जो जैसे कि यूकेटी का था करीब मैंने 5 से 6 पेपर वो भी कराए। ठीक है, और यहाँ पर मेक IAS का था वो भी मैंने कराए, और यहाँ पर भी दृष्टि का करा रहा हूँ, और यहाँ से अभी जो खान सर का एक पेपर था यूपीपीसीएस वो भी मैंने करा। जितने यूपीपीसीएस पेपर हैं वो सब मैं आपको यहाँ से कवर कराता रहूँगा। ठीक है, तो आप देखते रहो, और भी जो लोग उनको भी शेयर कर सकते हो यहाँ से। राइट, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जो अभी जैसे यूपीपीसीएस होने वाला अक्टूबर में, तो उसके लिए मेंटरशिप मैंने स्टार्ट किया। मेंटरशिप का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो मैं टॉपिक आपको रोज का रोज देता रहता हूँ कि क्या से क्या टाइम पे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भी आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हो, यूट्यूब सेक्शन में भी है, वहाँ पे भी आप जाओगे तो मिलेगा आपको। अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको।